नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करना शुरू कर चुके हैं हम लोगों ने बात की है कास्टिंग की, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की डिस्कशन हम कर चुके हैं और हमने देखने की कोशिश की थी पैटर्न एंड पैटर्न एलायंसेस की। बात की थी हमने मोल्ड एंड कोर मेकिंग की और बात की थी गेटिंग डिजाइन की। गेटिंग डिजाइन बात करने के दौरान हमने एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की थी, वो थी आपकी शेप ऑफ स्क्रू। वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिलेशन से हमने ये डिफाइन किया था कि आइडियल शेप ऑफ स्क्रू इज पैराबोलिक इन नेचर, बट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज एंड द डिफिकल्टीज इन इजेक्शन ऑफ अ टैपर्ड पैराबोलिक स्क्रू, हम लोग यूज करते हैं एक टैपर्ड क्रॉस सेक्शन के सिलेंड्रिकल स्क्रू विथ टैपर्ड क्रॉस सेक्शन को हम लोग यूज करते हैं एज ए स्क्रू। उम्मीद है यहां तक क्लियर है आपको। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक टैपर्ड सिलेंड्रिकल स्क्रू नहीं यूज करते हैं और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल सिलेंडर के स्क्रू को यूज करते हैं तो क्या अंतर हो सकता है, क्या परेशानी आ सकती है। ठीक है, आपने क्रिएट कर रखा है एक पोरिंग बेसिन और आप मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हो अपने पोरिंग बेसिन में। पोरिंग बेसिन की एक छोटी सी हाइट है जिसकी वजह से इनिशियल एंट्री पॉइंट ऑफ द स्क्रू पे आपको एक वेलोसिटी मिलती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। मान ले वो वेलोसिटी v1 है। ठीक है, मान ली ये स्क्रू है आपकी, ये पॉइंट है एंट्री और इसके ऊपर कहीं आपकी पोरिंग बेसिन है। इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया है आपकी A1 एंड वेलोसिटी इज V1। अब आप ये समझते हैं कि आपकी स्क्रू जो है वो एक वर्टिकल पैसेज है। वर्टिकल पैसेज होने की वजह से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जैसी जैसी आपकी मोल्टेन मेटल स्क्रू में नीचे की ओर जाएगी, आपकी वेलोसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल विल इंक्रीज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर आपकी मोल्टेन मेटल इस पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी V2 इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी V1 उससे ज्यादा होगी। मतलब अगर आप डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पॉइंट 2 को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने रिड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी V1 और एरिया A1, यहाँ कुछ डिस्चार्ज बनी, बट यहाँ जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है। मतलब Q2 की जो वैल्यू होगी वो कम पड़ जाएगी, Q की जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को फिल करने के लिए कम पड़ जाएगी और आपकी स्पेस और वॉइड क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्पेस और वॉइड के क्रिएट होने से लो प्रेशर जोन का पार्ट क्रिएट होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से मोल्ड वॉल के चारों तरफ से आपकी सक्शन ऑफ एयर हो सकती है इस पॉइंट पे। अगर सक्शन ऑफ एयर हो गई आपकी इस पॉइंट पे तो आपका मोल्टेन मेटल रिएक्ट कर जाएगा इस एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो मोल्टेन मेटल प्रेजेंट है उससे। अगर ये मोल्टेन मेटल रिएक्ट कर जाता है, अगर ये एटमॉस्फेरिक एयर रिएक्ट कर जाता है आपके मोल्टेन मेटल से, तो ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बनेंगे जो कि आपके कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल को ही चेंज कर देंगे और क्रिएट कर सकते हैं आपकी गैस डिफेक्ट, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है और आपके फाइनल प्रोडक्ट को रिजेक्ट करा सकती है। ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है ताकि आप डिफेक्ट फ्री कास्टिंग को ऑब्टेन कर सकें। तो ये जो पूरी फेनोमेनन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एयर शक हो रहा है और आपके मोल्टेन मेटल से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, इसे ही कहते हैं हम लोग एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। इसको रोकने के लिए आपके पास एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, वो है अपने स्क्रू के क्रॉस सेक्शन एरिया को प्रॉपरली मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि अंडर द वर्टिकल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वर्टिकल आपके पास एक यही क्रॉस सेक्शन है जहां मोल्टेन मेटल फ्लो कर रही है और यहीं आपको एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने की जरूरत है। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही है। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहली क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए स्क्रू टू अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट।
where the mass flow rate is 20 kg per second. Density is 7800 kg per meter cube. Height of the screw is 16 centimeter and height of the pouring basin is 9 centimeter. एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इस पॉइंट को 2 कंसीडर कर लीजिए, इस पॉइंट को 1 कंसीडर कर लीजिए, और ये आपकी पोरिंग बेसिन की इसकी हाइट, इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की हाइट से आपको कह रहा है 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्क्रू इज 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन इज 9 सेंटीमीटर। आपको दे रहा है मास फ्लो रेट की वैल्यू, m डॉट की वैल्यू 20 kg पर सेकेंड। आप इस बात को समझ सकते हैं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी, मतलब मास फ्लो रेट है तो वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट ही तो डिस्चार्ज है, मतलब आप डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फ्लो is equal to volume flow rate is equal to mass flow rate divided by density is equal to 20 kg per second divided by 7800। तो ये आएगी आपकी मीटर क्यूब पर सेकेंड में, यही डिस्चार्ज हो गई। और अगर हम बात करें, हाइट ऑफ स्क्रू इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन इज 9 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपसे कोई कहे V1 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या कह सकते हैं, इट विल बी रूट अंडर इंटू जी इंटू H1। H1 की वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, तो इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो वेलोसिटी आ जाएगी कुछ इसी तरीके से। पॉइंट 2 पे वेलोसिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू होगी पॉइंट 2 पे वेलोसिटी की रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगी 16 और 9 25, 16 में 9 25, मतलब H2, H1 प्लस H2, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ। अब आपके पास डिस्चार्ज आपको दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं A1 इज इक्वल टू वॉट, A1 इज इक्वल टू वॉट, एंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं A2 इज इक्वल टू वॉट। अगर आपके पास A1 और A2 की वैल्यू है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं B1 इज इक्वल टू वॉट एंड B2 इज इक्वल टू वॉट। अगर रिजल्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 38.44 49.55 mm is the B1 and the B2 is 38.44 mm। ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसे देखने की कोशिश करते हैं। इन अ गेटिंग डिजाइन हाइट ऑफ द स्क्रू इज 200 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बिगिनिंग इज 650 mm स्क्वायर। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गई, ठीक है। आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द स्क्रू इज 200 मीटर mm, मतलब ये हाइट आपको 200 mm दे रहा है, 200 mm की वैल्यू है, 200 mm की वैल्यू है। और आपके पास है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट बिगिनिंग, मतलब A1 की वैल्यू आपको दे रहा है 650 mm स्क्वायर। डिस्चार्ज को डिस्चार्ज Q की वैल्यू आपको दे रहा है, Q की वैल्यू आपको दे रहा है 6.5 इंटू 10³ mm³ पर सेकेंड। और फाइंड द एरिया ऑफ द लोअर रिंग, इस पॉइंट की एरिया पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको A1 की वैल्यू दी हुई है तो आप निकाल सकते हैं V1 इज इक्वल टू वॉट, डिस्चार्ज बाय A1, V1 इज इक्वल टू वॉट। अब V1 की वैल्यू आपको आ गई, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं H1 इज इक्वल टू वॉट,
अगर आपने कैलकुलेट कर लिया √2g(h1) से h1 इज इक्वल टू वॉट, तो आपको मिल सकती है 0.2 के v2 इज इक्वल टू वॉट। मतलब पहला आप निकालेंगे v1 इज इक्वल टू वॉट, दूसरा निकालेंगे h1 इज इक्वल टू वॉट, और तीसरी कैलकुलेशन आप करेंगे v2 इज इक्वल टू वॉट। जब आपकी v2 इज इक्वल टू वॉट निकल गई, तो क्योंकि ये क्या होगा, अगर ये x है तो v2 इज इक्वल टू x प्लस √2 क्या होगा, v2 की वैल्यू होगी आपको √2 इंटू 9.81 इंटू 200 प्लस x डिवाइड बाई 1000 mm और मीटर डिफरेंस है। ठीक है, तो x की वैल्यू इसलिए चाहिए आपको, x की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे h1 की वैल्यू से। h1 कैसे निकलेगी, v1 निकालने से हो। तो v2 की वैल्यू मिल गई तो डिस्चार्ज आपके पास है, q इज गिवन, आप कैलकुलेट कर लेंगे q बाई v2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू वॉट मिल गई आपकी वैल्यू। अगर बात करें एग्जैक्ट वैल्यू की, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू है 19.31 mm इज द रिजल्ट। आप बनाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आइए एक छोटी सी चीज और है जिसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं, रनर। व्हाट इज रनर? ये अप्रोक्सीमेटली गेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपकी पोरिंग बेसिन स्क्रू आ गया, स्क्रू वेल आ गया, वेना कॉन्ट्रैक्टा और भी कुछ एलिमेंट्स थे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जो इस वर्टिकल पैसेज में जाते हैं, सॉरी इस हॉरिजॉन्टल पैसेज में जो आते हैं, जिसके थ्रू मोल्टेन मेटल आपके मोल्ड कैविटी तक पहुंचती है, इसी हॉरिजॉन्टल पैसेज को आप कहते हैं रनर। ठीक है, अगर बात करें शेप ऑफ द रनर की, तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल ये हुआ, अपर इज B एंड लोअर इज A, वेयर B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो अगर बात करें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट शेप है जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने रनर। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की कंसिडरेशन में ये पाया गया कि इसमें इस क्रॉस सेक्शन के रनर को यूज करने से हमारी डिस्चार्ज और टर्बुलेंस लॉसेस तो मिनिमाइज हो जाती है। बट सिंस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी वजह से इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस ज्यादा होता है। तो हीट लॉस एक ऐसी चीज है जहां हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हीट लॉस हुई तो आपकी मोल्टेन मेटल आपके मोल्ड कैविटी को फिल करने के पहले सॉलिडिफाई हो सकती है। तो हमारे लिए आइडियल शेप आपकी सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन की रनर होगी, जिसे हम लोग वाइडली यूज करते हैं कास्टिंग प्रोसेस के दौरान। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आ रही है। अगर चीजें समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।